गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर जो कि विष्णु खरे द्वारा लिखा गया है। एक कम, ये कविता है जो विष्णु जी ने लिखी है और ये कविता उन्होंने 1947 में मतलब 1947 में आजादी के बाद की सामाजिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए लिखी थी। वो बताते हैं कि कुछ व्यक्ति कुछ ज्यादा ही अमीर हो गए हैं और कुछ ज्यादा ही गरीब हो गए हैं और अधिक अमीरी और गरीबी का यह फासला इतना बढ़ गया है कि लोगों के अंदर मनुष्यता कम हो गई है। लोगों ने अमीर बनने की होड़ में अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान तक बेच दिया है और राष्ट्रीय भावनाओं को त्याग कर उन्होंने अमीरी हासिल कर ली है। इसके विपरीत ईमानदार लोग गरीब ही रह गए हैं और कवि को ऐसे ईमानदार लोग भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो ईमानदार लोग हैं जो भीख मांगकर अपना पेट भर रहे हैं। ये पोयम का छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। पोयम स्टार्ट करने से पहले हम विष्णु खरे जी के बारे में जानते हैं। विष्णु खरे जी का जन्म 9 फरवरी 1940 को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्ण खरे था और उनकी मृत्यु अभी 2 साल पहले 19 सितंबर 2018 को हो गई। तो खरे जी की प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात करें तो वो छिंदवाड़ा के विद्यालयों में ही पूरी हुई। उनके बचपन में ही अनेक समस्याओं से उन्हें लड़ना पड़ा। फिर ये अपने गांव से सन 1963 ईस्वी में इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में प्रास्नातक की शिक्षा उन्होंने पूरी की। प्रास्नातक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दैनिक समाचार इंदौर में संपादक के रूप में कार्य किया और ये वही समय था जब इन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में वो छा गए थे और पत्रकारिता को एक नई दिशा देने के लिए प्रयास करने लगे थे। फिर उन्होंने अनेक महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया और उसके बाद वो अनेक संपादन के लिए इन्हें 1985 में नवभारत टाइम में प्रभारी कार्यकारी संपादन के पद पर कार्य करने का अवसर मिला। संपादन के कार्य के दौरान इन्होंने दुनिया के प्रमुख कवियों की कविताओं का विश्लेषण भी किया और उनका ट्रांसलेट भी किया। ठीक है। उसके पश्चात इनकी कुशलता को देखते हुए खरे जी को जवाहरलाल स्मारक संग्रहालय का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। इस पद पर अपनी बौद्धिक क्षमता और कार्य कुशलता के साथ इस पद पर कार्य किया। जैसे ही अगला वर्ष 2018 शुरू हुआ, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और 19 सितंबर 2018 को ये स्वर्ग सिधार गए। अगर इनके साहित्यिक परिचय की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाओं में खुद अपनी आंख से, एक गौर रोमानी समय में सबक आवाज के पर्दे में, आलोचना को पहली किताब, उनकी अनेक प्रमुख रचनाएं हमारे सामने मिलती हैं या हमें मिलती हैं और इन्हें अनेक सम्मान से भी नवाजा गया। नाइट ऑफ द व्हाइट रोज सम्मान, हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान, शिखर सम्मान, रघुवीर सहाय सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। और अगर विष्णु खरे की साहित्यिक विशेषताओं की बात की जाए तो एक पत्रकार के रूप में उर्दू बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए, परंतु लेकिन इनको कवि के रूप में अधिक सफलता प्राप्त हुई। विष्णु जी आधुनिक युग के एक सफल साहित्यकार कहे जा सकते हैं। इन्होंने दिनमान, नवभारत टाइम्स, द पायोनियर, दी हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथा देश आदि पत्र पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। विष्णु खरे जी 19 सितंबर 2018 को स्वर्ग सिधार गए। ये था विष्णु खरे जी का एक संक्षिप्त परिचय। इसके बाद हम कविता शुरू करते हैं। कविता यहाँ से शुरू होती है कि 1947 के बाद से इतने लोगों ने इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूँ। मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है।
कविता की व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना होगा। तो प्रसंग आप कैसे लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता पश्चात की जीवन शैली पर प्रकाश डाला है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में से लिया गया है। इसके कवि विष्णु खरे जी हैं। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता पश्चात की जीवन शैली पर प्रकाश डाला है। ईमानदार और गरीब लोगों के लिए कुछ ना कर पाने की अपनी बेबसी को भी प्रकट किया है। भावार्थ शुरू करते हैं कि कवि कहता है कि 1947 के बाद से, ठीक है, इतने लोगों को उन्होंने आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते हुए देखा है कि जब अब कोई 25 पैसे के लिए या एक चाय पीने के लिए या 2 रोटी के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो वो जान लेते हैं कि उनके सामने कोई ईमानदार औरत या बच्चा खड़ा है। अर्थात वो कहते हैं कि उन्होंने अनैतिकता से सहारा लेकर धन कमाते हुए लोगों को देखा है। इन लोगों ने भ्रष्ट तरीके से यह धन कमाया है और यहाँ कवि स्वयं को लाचार मानता है। वो लाचार मानता है, आगे के वाक्य पढ़ती हूँ मैं। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरंकाक्षी। आगे कवि कहता है कि वह ईमानदार लोगों की मदद करने में लाचार है। वह इन सबके प्रति सहानुभूति दिखा रहा है कि चाहे तुम मुझे कैसा भी समझो, चाहे तुम मुझे धोखेबाज समझो, कामचोर समझो, लेकिन अब मुझे उन सब की असलियत समझ आती है कि वो बेचारे ईमानदार व्यक्ति ही हर बार पिस रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति अपना संघर्ष करता है, लेकिन वह फिर भी उसे वो सब चीजें नहीं मिल पाती जिनका वो हकदार है। ठीक है, तो वो लोगों से कहते हैं कि अब मैंने शर्म कर हाथ छोड़ दिया है और अब मैं किसी से मुकाबला भी नहीं करना चाहता। और वह उस ईमानदार व्यक्ति से कहना चाहता है कि वह उसकी लाचारी का किसी प्रकार से कोई फायदा ना उठाए, कि वह उसकी लाचारी का किसी और से फायदा ना उठाए। मैंने अपने आप को हटा लिया है हर ओर से, कि मैंने अब हर उस रास्ते से खुद को हटा लिया है। अब मुझे उस रास्ते के बीच में नहीं आना। मतलब कौन से रास्ते के बीच में? कि भ्रष्टाचार को नहीं अपनाना और ईमानदार लोगों का साथ भी नहीं देना। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति उसे निश्चिंत होकर रह सकता है, कि वो यह निश्चिंत रख ले अपने मन में कि कम से कम विष्णु खरे अब उनके साथ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं करेंगे। वे उन्हें कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं डालना चाहता हूँ, और वे उनसे निर्भय होकर रह सकते हैं। और इस प्रकार वो खुद से कहते हैं कि कम से कम तुम्हारे रास्ते से एक व्यक्ति कम हो गया है। अर्थात जैसे कि कविता का शीर्षक भी है एक कम, इसीलिए कवि उन्हें भरोसा दिला रहा है, विश्वास दिला रहा है कि तुम्हारे रास्ते से कम एक व्यक्ति कम हो गया है और वो उनसे पूरी तरह से निश्चिंत रह सकते हैं। ठीक है, अगर विशेष की बात की जाए तो विशेष लिखा जाएगा कि इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, छंदमुक्त काव्यांश है, प्रतीकात्मकता की झलक हमें देखने को मिलती है और अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कवि ने लोगों की आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। कवि के अनुसार आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए लोगों ने गलत रास्तों को अपनाया है। लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का भी गला काटने से परहेज नहीं करते। उन्हें बस अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, चाहे वो कैसा भी रास्ता अपनाए। देश को खोखला बनाने में ये बहुत सहयोग दे रहे हैं।
देश का पैसा गबन कर विदेशी बैंकों में डाल रहे हैं। बेईमानी करने में इन्हें जरा संकोच नहीं होता। इस मारे ये मालामाल, आत्मनिर्भर और गतिशील बने हुए हैं। कवि ने इनके ऐसे ही भ्रष्ट तरीकों की ओर संकेत किया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। हाथ फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं करता। वो मांग कर खा लेगा, लेकिन किसी से चोरी करके नहीं खाएगा। इसीलिए उसने कहा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। इस कारण उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाने में विवश हो जाता है। यदि वह अन्य लोगों की भांति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है तो उसकी चांदी हो जाती है। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा विद्यमान होती है, परंतु वह स्वयं को इन सब से दूर रखता है। वह गरीबी का जीवन तथा दूसरे के आगे हाथ फैलाना उचित समझता है, लेकिन बेईमानी की एक रोटी कमाना भी वह उचित नहीं समझ सकता। इसीलिए कवि ने उसे ईमानदार कहा है और उसकी दशा उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है? प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी शक्ति विद्यमान होती है कि वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकता है। समाज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं, और जो अनैतिकता समाज में फैल रही है उसे दूर करने का उपाय भी वह कर सकता है या उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकता है। हाथ फैलाने वाला व्यक्ति ऐसा ही व्यक्ति है। वह कुछ गलत नहीं करता, मगर गलत का विरोध भी नहीं करता। ठीक है, उसकी अच्छाई उसकी कमजोरी बन जाती है और वह लाचार बन जाता है, और उस लाचारी का भ्रष्टाचारी व्यक्ति फायदा उठाता है, और कवि ने उसे लाचार, कमजोर तथा धोखेबाज कहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं, से कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि ऐसे तबके को संबोधित करता है जो भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता में लिप्त है। कवि कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने या प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। प्राय अपने प्रतिद्वंदी के कारण लोग भयग्रस्त रहते हैं तथा उसे आगे निकलने या उसे गिराने का प्रयास करते हैं। लेखक उन्हें पहले से ही आगाह कर देते हैं कि वह इस दौड़ में सम्मिलित नहीं है। अतः उन लोगों को उसे अपना प्रतिद्वंदी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे रास्ते से अलग हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे रास्ते में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है आपको। 1947 के बाद से गतिशील होते देखा है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि 1947 के बाद के भारत में बहुत से लोगों ने अनैतिकता, भ्रष्टाचार के तरीकों का सहारा लेकर अतुलनीय धन कमाया है। जब उनसे कोई धन के विषय में बातचीत करता है तो उनका जवाब होता है कि उन्होंने यह धन आत्मनिर्भर और गतिशील होकर कमाया है, अर्थात इस धन को कमाने के लिए उन्होंने स्वयं पर विश्वास रखते हुए निरंतर परिश्रम किया है, जिसका परिणाम है कि वे माला माल हैं और धनवान हो गए हैं। कवि का ये सब मात्र दिखावा लगता है। उसके अनुसार ऐसा तो सभी करते हैं, फिर क्यों सभी मालामाल और धनवान नहीं होते हैं? मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, एक मामूली धोखेबाज हूँ। इसका भाव ये है कि भ्रष्ट लोगों को देखकर भी कभी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वह स्वयं को लाचार मानता है, परंतु यदि प्रयास करता तो शायद कुछ बदलाव हो सकता था। यही कारण है कि वह स्वयं को कामचोर कहने से नहीं हिचकिचाता। ईमानदार लोगों की दशा को अनदेखा करने के कारण स्वयं को धोखेबाज भी कह डालता है। लोगों के भ्रष्ट व्यापार ने उसके हाथ बांध दिए हैं, और वह अपने सम्मुख एक ईमानदार व्यक्ति को भी हाथ फैलाते देखता है, परंतु हालात उसे विवश कर देते हैं। वह उसकी ऐसी दशा देखकर भी चुप है। यही कारण है कि वह स्वयं को इन नामों से पुकारता है। तुम्हारे सामने बिल्कुल लिया है हर होड़ से,
इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति में का यह भाव है कि कवि के अनुसार ईमानदार लोगों के समक्ष उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। उनके सम्मुख तो वह स्वयं को नंगा, लज्जा रहित तथा इच्छा रहित मानता है। वह किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा और टकराव की स्थिति से दूर रहना चाहता है। ठीक है, शिल्प सौंदर्य बताना है अब आपको। इसमें क्या विशेष है, क्या व्याकरण के हिसाब से वो उचित है, वो बताना है कि अब जब कोई या बच्चा खड़ा है तो कवि ने मुक्त छंद में कविता की रचना की है। इसकी भाषा सरल व सहज है और इसमें लाक्षणिकता का गुण है। अथवा हाथ फैलाना मुहावरे का बहुत उत्तम प्रयोग किया गया है। यह ईमानदार व्यक्ति की लाचारी का सूचक भी है। चाय अथवा रोटी के माध्यम से उसकी भूख का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही 25 पैसे में अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी निश्चिंत रह सकते हैं। कवि ने मुक्त छंद में कविता की रचना की है। इसकी भाषा सरल व सहज है। इसमें प्रतीकात्मकता का गुण है और इसमें व्यंजना का भी प्रयोग किया गया है। कवि तरसत रहता हुआ संघर्षशील व्यक्ति के सम्मुख आने से बचता है। आपकी पूरी कविता कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो।